आइए, आप कवि सम्मेलन में उस कवि को आमंत्रित कर रहा हूं जो आपको हंसाएगा, मेरी गारंटी है, बहुत आनंद देगा। हमारा अपना कवि है जिसने लाफ्टर में कई काम किए हैं और टोंक में हमारी बिल्कुल जहां सरहद पूरी हो जाती है, जहां से अजमेर शुरू हो जाता है, यानी लांबारी सिंह जिसे कहते हैं, वहां से चल करके राजस्थान में नहीं, राजस्थान की सीमाओं के बाहर भी अपने इस टोंक का नाम, उस लांबारी सिंह का नाम रोशन करने वाला हास्य का एक ऐसा कवि जिसका नाम है सूरत अजनबी। देखने से भी लगता है कि अजनबी है। जोरदार तालियां बजा दीजिए सूरत के लिए। बहुत अच्छा कवि, आपको बहुत आनंद देगा भाई, सूरत अजनबी। हाँ, एक बार तालियां बजा दो भाई सूरत को, उसको भी एहसास हो जाए कि दुनिया में है ये। हेलो, मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? पीछे तक नहीं आ रही, फिर ये कैसे आई? हाँ, खींच लो भाई साहब आप। इन कैमरे वालों को तो कोई सुंदर आदमी दिखना चाहिए बस। ये ठीक है, तेरी खुश महमी। ये आप लोग जो इधर खड़े हैं, आप इधर आकर बैठ जाइए। सबसे पहले ऐसे बैठो जैसे कवि सम्मेलन सुनने आए। आप तो ऐसे खड़े हैं जैसे आरक्षण मांगने आए। अच्छा, आ जाओ यहाँ बैठो तो। हाँ हाँ, मैं इससे ज्यादा तेज बोल भी नहीं पाऊंगा भाई साहब, क्योंकि एक कवि सम्मेलन में बोला था, हमेशा के लिए आवाज बंद होती होती बची थी। इसलिए मैं तो इतना तेज बोलूंगा नहीं भाई साहब। आप भी इधर बैठ जाओ, ये खाली जगह है। ये बार बार खाली जगह दिखती है तो मुझे ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। ताले हो जाए, बात बेम की समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया है। आप सभी जवानों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ, आपके चरणों की धूल को प्रणाम करता हूँ, धूल के कण कण को प्रणाम करता हूँ, कण कण के परमाणुओं को प्रणाम करता हूँ, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को प्रणाम करता हूँ। आप सभी को मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ और इतना सा निवेदन करता हूँ, मुझे बहुत ध्यान से सुनना और वही सुनना जो मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात बिगड़ जाएगी तो भाई साहब मजा आ जाएगा, वो बात बिगड़ जाएगी तो मजा बिगड़ जाएगा। जो मैं कहना चाहता हूँ वही आप समझना, वरना मजा बिगड़ जाएगा। मेरे साथ तो यहाँ आते टेंशन हो गई। मैं आया, मुझे वहाँ जीमने के लिए ले गए लोग, वहाँ चूरमा बाटी जिमाने लगे। एक जवान थोड़ी थोड़ी देर में मेरे को आकर बोले, चूरमा लो, चूरमा लो। मैंने कहा, अरे तू मेरा इतना क्यों ध्यान रख रहा है? बोला, भाई साहब वो कमांडर साहब ने कहा है इस कवि का ध्यान रखना रे, ये कवि सम्मेलन से पहले निपट गया तो माते और आ जाएगा। प्रभुलाल जी सुनो आराम से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार तालियां हो जाए भाई, बढ़िया लगता रहता है। फिर थोड़े आगे आए और ये प्रदीप जी भाई साहब मुझे बोले, सूरत हम मंच की ओर जा रहे हैं, तू कीर्ति जी को लेकर आना। इनको मैं लेकर आऊंगा।
ये पूरे 9 के 9 कवियों को अकेले लिया है। बहुत बढ़िया भाई। इसलिए भाई साहब मैं तो जो कहना चाहता हूँ वही बात आप समझना। वैसे टोंक के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। भाई साहब बैठे हैं, मुझे आपका बहुत सहयोग मिला था। आपका नाम भूल गया भाई साहब, क्या नाम है आपका? दिनेश चौरासिया जी। मनीष आपका 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 हाँ मनीष जी, मनीष जी। मनीष जी, अच्छा आपको पता नहीं है क्या आपका? अपने टॉप में ही है ऐसे लोग। इनको तो खैर अपना नाम पता नहीं है, कईयों को तो पापा का। तो भाई साहब मैं जो कहना चाहता हूँ वही बात आप समझना, वरना मामला बिगड़ जाएगा। क्योंकि मेरे मोहल्ले में भी थोड़े दिन पहले एक नई बहू आई थी। 4-5 दिन हुए थे। एक दिन छत पे चढ़ के सासू माँ को आवाज लगा के बोली, सासू माँ मैंने ससुर जी की खाट खड़ी कर दी, आपकी भी करूं क्या? इसलिए जो मैं कहना चाहता हूँ वही समझना। मैं आप लोगों को बिल्कुल थोड़ी देर हंसाऊंगा, बहुत थोड़ी देर हंसाऊंगा आप लोगों को। वैसे हंसाने के लिए इस मंच पर देखो आप बड़े ब्रांडेड कंपनियों के रंगीन मोबाइल रखे हुए हैं। भाई साहब मैं तो मोबाइल नहीं हूँ, मैं तो वो मोबाइल के लेमिनेशन करने की थैली आती है ना। भाई वो थैली हूँ मैं तो भाई। इसलिए मैं आपको बिल्कुल थोड़ी देर हंसाऊंगा, एक भी बात ऐसी नहीं करूंगा जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए। और वीर रस की तो बिल्कुल ही बात नहीं करूंगा। वीर रस का मतलब क्या होता है? वीर रस का कवि आते ऐसी बड़ी बड़ी जोर से ऐसी बातें करता है, सुनने वाला पहले ही डर जाता है। वीर रस का कवि आते ही कहता है मैं खून से कविताएं लिखता हूँ। भाई साहब मैं तो शायरी से ही लिखता हूँ। तालियां हो भाई, वाह वाह वाह, बढ़िया बात है, बढ़िया सूरत। नहीं बढ़िया क्या भाई साहब, जो चीज हो ही नहीं पास में उसका रिस्क कौन उठा? हाँ ये अलग बात है, कभी कभी कश्मीर की बात आ जाती है और मुझे गुस्सा आ जाता है ना, तो मैं लाल पेन से जरूर लिख लेता हूँ। इसलिए मैं तो ऐसी कोई बात करूंगा ही नहीं जिससे आप लोगों को टेंशन हो। क्योंकि मुझे याद है अभी देवली के एक कवि सम्मेलन में भाई साहब एक कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया। एक कवि मंच पर आया, उसने जोर जोर से गाया, नशे की लत को मिटा दो, नशे की लत को मिटा दो, हाँ मिटा दो। एक सुनने वाला खड़ा होकर बोला इस कवि को नीचे बिठा दो। भाई मानक की थी वो। इसलिए मैं तो ऐसी कोई बात करूंगा नहीं जिससे आप लोगों को टेंशन हो। कोई कवि कहेगा मैंने अमेरिका पर 8 पंक्तियां लिखी है, मैंने कश्मीर पर 10 पंक्तियां लिखी है। भाई साहब मैंने तो जितनी भी लिखी है कागज पर ही लिखी है। बढ़िया है। वैसे आज आपकी इस धरती पर देखो देश के बड़े प्रख्यात विख्यात और कुछ कुख्यात कवि देखो। लेकिन इन कवियों में मेरे में सिर्फ इतना सा फर्क है, ये सारे कवि सर्जन के कवि हैं, अपन विसर्जन के कवि। इसलिए भी आप लोग मुझे बहुत ध्यान से सुनना। क्यों सुनना भाई साहब? क्योंकि मैं बहुत इंटेलिजेंट कवि हूँ। नहीं इसमें ही करने की क्या बात है? अभी गई बार 12वीं में मेरिट में आने में 60% ही बाकी थी। हाँ मैं बताऊंगा आपको, मैं सच में इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट कवि हूँ। मैंने तो हिंदी की कविताएं ऐसी ऐसी जगह पढ़ी है जहाँ पर लोग हिंदी नहीं जानते। हाँ मैं
प्रमाण दे रहा हूँ आपको, मैं इंटेलिजेंट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट। मेरा प्रमाण आप तक पहुंच जाए, समझ में आ जाए तो फिर मुझे बताना, फिर और मस्ती की बातें करूंगा। मेरे इंटेलिजेंट होने का प्रमाण दे रहा हूँ भाई साहब। आज मैं जो गांव से चला, अजमेर पहुंचा, अजमेर से जयपुर आया, जयपुर सिंधी कैंप उतरते एक दीवार पर मेरी नजर पड़ी, उस पर लिखा हुआ था पढ़ने वाला गधा है। अब वो लिखा हुआ था, उसकी कोई दिक्कत नहीं थी, दिक्कत ये थी कि वो मैंने पढ़ लिया। लेकिन मैंने टॉप का होने के नाते इंटेलिजेंट का प्रमाण देकर आया हूं, तो बताना मैं इंटेलिजेंट कवि हूं। मैं बस स्टैंड पे उतरा, दीवार पे नजर गई, वहां लिखा हुआ था पढ़ने वाला गधा है। मैंने अपना दिमाग लगाया, दीवार के पास में गया, उसको मिटाया, फिर नया लिखा लिखने वाला गधा है। एक बार दोनों हाथ उठा के ताली हो जाए भाई के लिए। बढ़िया बढ़िया। कह रहा हूँ ना, ये मान ही नहीं रहे, मैं बहुत इंटेलिजेंट कवि हूँ, बचपन से इंटेलिजेंट हूँ भाई साहब, हर सब्जेक्ट के अंदर, हर विषय के अंदर, सिवाय स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को छोड़कर। लग भी रहा होगा, कई लोग तो मेरा शरीर देखकर ऐसे सोच रहे हैं, यो कवि तो बीपीएल को कवि। और कई लोग सोच रहे हैं यो तो लांबा से पैदल ही आएगी। अगली बात पर तो सबको ताली बजानी पड़ेगी। ये 8-10 महिलाएं सोच रही है इस कवि को तो 2 बूंद नहीं पूरी शीशी पिलानी पड़ेगी। वाह, बढ़िया बात है। बढ़िया क्या भाई साहब, समस्या है। बढ़िया तो केवल एक ही बात है, दुबला पतला होने से केवल एक ही फायदा है, बाकी नुकसान ही नुकसान है। फायदा सिर्फ इतना सा है कि कोई व्यक्ति मुझे अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए नहीं कहता। वो क्यों नहीं कहता मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई व्यक्ति मुझे अपनी गाड़ी के धक्का लगाने के लिए क्यों नहीं कहता, क्योंकि उसको मालूम है गाड़ी स्टार्ट हो गई तो सबसे पहले इसी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। बाकी तो समस्या ही समस्या है भाई साहब। मैं तो मंदिर जाऊं तो भी समस्या, रास्ते में लोग रोक कर कहते हैं, बेटा तुझे भक्ति की नहीं शक्ति की जरूरत है। और सबसे बड़ी समस्या तो भाई साहब, दुबला पतला होने से कोई लड़की प्यार व्यार करना तो दूर की बात, राखी तक नहीं बांधती। अब वो राखी इसलिए नहीं बांधती कि ऐसे भाई की क्या राखी बांधे जिसकी रक्षा अपने को करनी पड़े। ये समस्या मैंने प्रदीप भाई साहब को बताई तो इन्होंने पूरी बात समझाई। बोले रे सूरत अजनबी, तेरी सूरत इतनी खास नहीं, तेरी हड्डी तक पर मांस नहीं, क्या तेरे से कोई प्यार करे, तेरे जीने तक की आस नहीं। बढ़िया क्या भाई साहब, समस्या है। बढ़िया क्या, एक समस्या खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। भाई साहब, भाई साहब ये शरीर से देखो उनको, भाई साहब ये भाई साहब, एक समस्या खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। भाई साहब मैं तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गया, भगवान कसम पहला ही दिन था, लाइन का पहला ही लड़का था। मैंने कहा खड़ा हो बेटा, लड़का खड़ा हुआ। मैंने कहा बता बेटा ये धरती क्यों घूमती है। छोरा बोला सर कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो ऐसे ही घूमेगी। 10-15 दिन हुए और वो बॉर्नविटा की कंपनी वाले आ गए मेरे पास। बोले सूरज जी आपसे विज्ञापन करवाना है। मैंने कहा करवाओ, इसके लिए मुझे क्या करना होगा। बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपकी फोटो बॉर्नविटा के डिब्बे पर लगाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बोले उसके बाद आपकी फोटो के नीचे हम लिखेंगे बॉर्नविटा के डिब्बे पर बॉर्नविटा खाओ नहीं तो ऐसे हो जाओगे।
बता रहा हूँ मैं, एक समस्या खत्म होती है भाई साहब, दूसरी खड़ी हो जाती है। सच बता रहा हूँ, मैं सुबह अजमेर से ट्रेन से निकला जयपुर के लिए भाई साहब, मैं अपनी सीट पे सोया हुआ था, एक आदमी आया खड़ा, मैंने कहा मेरे से आके बोला खड़ा हो, मुझे भी बैठना है। मैंने कहा रे तू मुझे जानता नहीं, इतना सुनते ही डर के आगे चला गया। फिर अगला एक स्टेशन आया, एक पहलवान चढ़ा, मुझसे बोला खड़ा हो, मुझे भी बैठना है। मैंने कहा रे तू मुझे जानता नहीं, इतना सुनते ही पहलवान ने मुझे एक हाथ से यहाँ से पकड़कर ऐसे कर दिया और बोला बता कौन है तू। मैंने कहा छोड़ भाई, अजमेर से जयपुर रेफर किया हुआ हूँ। वाह सूरत, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया है। कह रहा हूँ ना भाई साहब, एक समस्या खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। अभी 6 महीने पहले मेरे गांव में वो शोले फिल्म की शूटिंग करने वाले आए, उन्होंने ऑडिशन लिया, मैंने भी ऑडिशन दिया, मेरे को धर्मेंद्र का रोल मिला। पर भगवान कसम गब्बर सिंह ने मेरे हाथ पैर नहीं बांधे, मुझे सिर्फ इतना सा झटका दिया, मुझे हैंगर पे लटका दिया। फिर मुझसे गब्बर सिंह ने कहा बोल बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। मैंने भी वैसा ही कहा, बसंती मत नाच इन कुत्तों के सामने। तो बसंती नाटक करने लग गई, बोली नहीं मैं तो नाचूंगी, बहुत दिनों बाद तो डीजे आया है। भाई वाह 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 वाह, बहुत दिनों बाद डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला। हाँ भाई साहब, मैं कह रहा हूँ ना, एक समस्या खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। 10-15 दिन बीते, मेरी साइकिल चोरी हो गई प्रदीप भाई साहब। मैं थाने में गया, मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल चोरी हो गई, बिल्कुल बारीक व्यंग्य है आप समझना, मेरी साइकिल चोरी हो गई। मैं थाने में गया, मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल चोरी हो गई, FIR दर्ज करो। इतना सुनते थानेदार ने कहा अच्छा कितने टायर थे तेरी साइकिल के। अब मैं आप लोगों को विकलांग दिखाई दे रहा हूँ क्या? नहीं, इसमें ही करने की बात नहीं, दिखाई दे रहा हूँ क्या? फिर मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा थानेदार साहब मेरी साइकिल के 10 टायर थे। इतना सुनते थानेदार ने कहा अच्छा कानून से मजाक करता है, सही सही बता नहीं तो अंदर कर दिया जाएगा। मैंने कहा रे 2 टायर लिखा दूंगा तो तू कौन सा ढूंढ लाएगा? अच्छा व्यंग्य, तालियां हो जाए आपकी। बिल्कुल हाँ, हम रास्ते में आ रहे थे भाई साहब, ये कीर्ति विशेष जी मेरे से बोली सूरत मैं हर कविता दिल से लिखती हूँ, तो मैं कौन सा फेफड़ों से लिखता हूँ? फिर 1-2 किलोमीटर आगे चले, फिर बोली सूरत आजकल की लड़कियां गुलाब होती है, हम तो गंवार पाटे हैं। हाँ मैं बताऊं भाई साहब, आपको सच बता रहा हूँ, मेरे 6 बहनें हैं और हम 2 भाई हैं। मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मेरे मम्मी पापा को राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला। नहीं क्या कोई छोटा मोटा काम है? नहीं मैं आप समझ रहे हैं वो बात नहीं कह रहा भाई साहब, मुझे पता है आप क्या समझ रहे हैं। बात आप तक पहुंचे तो फिर मजा लेना। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे मम्मी पापा को राष्ट्रपति अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि आज इस कन्या भ्रूण के दौर में मुझे गर्व है मेरे माँ बाप पर कि मेरी 6 की 6 बहनें आज भी जिंदा हैं। अच्छी मेरा दिमाग तो प्रदीप भाई साहब तब हिल गया जब एक पड़ोसी ने आकर कहा सूरत भाई क्या हाल चाल है, आपकी पंचायत के राशन कार्ड में उम्र 40 साल है। मैंने कहा रे अंकल इस उम्र ने मुझे भी कई दिनों तक शर्मिंदा तो रखा, पर धन्यवाद पंचायत का मुझे राशन कार्ड में जिंदा तो रखा। हाँ एक समस्या खत्म होती है दूसरी खड़ी हो जाती है। दूसरा दिन था स्कूल का, दूसरे लड़के को खड़ा किया मैंने, फिर मजे लेना। दूसरा दिन था, दूसरे लड़के को खड़ा किया, मैंने कहा बता बेटा तू इंटेलिजेंट है, आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो क्या करते? छोरा बोला सर फालतू की बातें मत करो,
आप तो सरपंच बनाकर ही दिखा दो। मैंने देखा रे यहाँ तो सारे इंटेलिजेंट दिखे। अगली बात बिल्कुल बारीक कह रहा हूँ और आपके समझ में आ जाए तो मुझे लेना, बिल्कुल बारीक बात है, मैं समझूंगा आप समझ जाएंगे तो कि बिल्कुल शुद्धि श्रोता बैठे। मैंने तीसरे लड़के को खड़ा किया, मैंने कहा रे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ। मैंने कहा रे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ। छोरा 5 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा, मैं भी इसी सवाल पर अड़ा रहा। मैंने कहा रे सुनता नहीं क्या, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री का नाम बताओ। छोरा बोला सर मेरी खामोशी कोई जवाब समझ जाओ। हाँ, बढ़िया व्यंग्य, बहुत शानदार व्यंग्य। देखिए व्यंग्य क्या है, जो हास्य होता हो तो बल्ब की तरह होता है, बटन दबाया चल गया। व्यंग्य ट्यूबलाइट की तरह होता है, धीरे धीरे उठता है। ये सब समय का परिवर्तन है भाई साहब, कब किसके साथ क्या हो जाए। मैं सही बता रहा हूँ आपको, 1980 के अंदर लड़कियां गाना गाती थी, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आजकल की लड़कियां गाती है, अगर तुम मिल जाओ पुराना छोड़ देंगे हम। हाँ बता रहा हूँ ना, ये सब समय का परिवर्तन है भाई साहब। और इस समय के परिवर्तन को देखते हुए अपने राजस्थान के अंदर तो भगवान बजरंगबली तक ने आधार कार्ड बनवाया। मैं बताता हूँ आपको, हालांकि ये सारे कवि बहुत बड़े बड़े कवि हैं, ये जितने भी बैठे हैं ना सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं, बहुत बड़े बड़े कवि। ये सब राष्ट्रीय कवि हैं, अपन अंतर्राष्ट्रीय कवि। ये सब समय का परिवर्तन है भाई साहब, कब किसके साथ क्या हो जाए। भगवान बजरंगबली ने आधार कार्ड क्यों बनवाया, मैं बताता हूँ आपको। भगवान बजरंगबली ने आधार कार्ड क्यों बनवाया, क्योंकि ये घोर कलयुग है, क्योंकि ये घोर कलयुग है। यहाँ साक्षात बजरंगबली आ जाए तो भी कई ऐसे लोग हैं जो उनको फर्जी बताए। अगर बजरंगबली आकर किसी से कहे कि मैं बजरंगबली हूँ, श्री राम का सेवक वही महाबली हूँ, तो सुनने वाला कहेगा तूने मुझे पागल समझ लिया, चल चल आगे चल बेरुपिया। तब भगवान को असल कौन जानेगा, जब हर कोई बात उनकी इस तरह टालेगा। इसीलिए सरकारी आंकड़ों की पूर्ति इस तरह करवा रहे हैं। इस घोर कलयुग में आने से पहले भगवान भी आधार कार्ड बनवा रहे हैं। अभी तो पहचान पत्र, अभी तो बजरंगबली, अभी तो हनुमान जी महाराज पहचान पत्र राशन कार्ड भी बनवाएंगे। अभी तो बजरंगबली पहचान पत्र राशन कार्ड भी बनवाएंगे। अरे क्या पता बाद में पछताना पड़े, भगवान को भी कलयुग में आके कहीं बीपीएल का राशन लाना पड़े। इसीलिए हे बजरंगबली, मेरा आपसे इतना ही कहना है, अगर आओ तो पूरी तैयारी के साथ आना, क्योंकि इस कलयुग में लंका नहीं, बड़ी बात है चूल्हा जलाना। ये सब समय का परिवर्तन है। हमने हर बार देश की स्थिति बदलने के लिए एक प्रधानमंत्री बदला, और ये बहुत जरूरी भी था। आप सब लोगों ने सुना होगा हर देश के प्रधानमंत्री के एक पीए होता है, लेकिन मनमोहन सिंह एक ऐसा प्रधानमंत्री था जो खुद दूसरे का पीए था। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा वो किसका पीए था, वरना आप लोग समझ जाएंगे मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूँ। ये सब समय का परिवर्तन है भाई साहब। वो एक बंसाली ने अपनी रानी पद्मिनी के ऊपर उसके एक मुसलमान के साथ रोमांस करवाने की कोशिश की, इतिहास के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, तो मुंबई में बैठे उस सुशांत सिंह राजपूत ने इस घटना की निंदा करते हुए अपने नाम के आगे पीछे से राजपूत हटा दिया। मैं 4 पंक्तियों में से उस एक्टर सुशांत राजपूत को अपना जवाब दे दूं तो एक एक व्यक्ति मुझे बता देना कि मैंने उस सुशांत सिंह राजपूत को सही बात कही है। अरे क्यों दिखाते हो, अरे क्यों दिखाते हो जिनके इतिहास में सबूत नहीं होते, फिर तेरे बंसाली के थोबड़े पर चाटे जूत नहीं होते। अरे तू बदल या कुछ बदल, पर इतना सा सुन ले, कपूत कभी हमारे यहाँ राजपूत नहीं होते। वाह वाह। ये सब समय का परिवर्तन है। हमने हर बार देश की स्थिति बदलने के लिए एक प्रधानमंत्री बदला, और ये बहुत जरूरी भी था। हमने हर साल 5 साल में एक प्रधानमंत्री बदला। तब टिप्पणी करना चाहता हूँ, 5 साल में हमने प्रधानमंत्री बदला, लेकिन 5 साल में 5 मिनट हम खुद को बदल लेते तो आज अपने हिंदुस्तान की तस्वीर कुछ दूसरी होती। तब मेरा ये कहना बहुत जरूरी है, यह आजादी अधूरी है। हर साल जलाते हो दशहरे पे रावण के पुतले, तुम बंद करो इन पुतलों को जलाना, और अगर है जलाना तो उन्हें जलाओ जो भाई से भाई को भेड़ते हैं, राह चलती अबला को छेड़ते हैं, देश के दामन पर दाग लगाते हैं, किसी बूढ़ी माँ को डाइन बताते हैं। खुदा एक ही, हाँ भाई साहब मेरी भी रख देना।
इन चाय वालों बहुत को, इंटेलिजेंट आदमी है। चाय वालों को ज्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, देश का क्या प्रधानमंत्री। पता कब प्रधानमंत्री बन जावे। जलाना ही है तो उन्हें जलाओ जो भाई से भाई को घेरते हैं, राह चलती अबला को छेड़ते हैं, देश के दामन पर दाग लगाते हैं, किसी बूढ़ी माँ को डाइन बताते हैं, खुदा एक की धरती को जो मजहब में बंटवाते हैं, और उन्हें तो सरेआम चौराहों पर